बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है पीरियोडिक एडजस्टमेंट एंड रिवर्सिंग एंट्रीज, यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स एंड रिवर्सिंग एंट्रीज। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी अकाउंटिंग साइकिल का मेच्योरिटी का स्टेज आ रहा है। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ये आज हम अच्छा जी, पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स या एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं उससे पहले थोड़ा सा हम अपनी रिकॉल कर लेते हैं मेमोरी को जो हमने पिछली प्रेजेंटेशंस में और वीडियोस में डिस्कस किया कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलती है। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात की, बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पे बात की, फिर हमने जर्नल जर्नल बनाना सीखा, फिर हमने लेजर बनाना सीखा। लेजर में थ्री टाइप्स हैं: टी अकाउंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ अकाउंट, और फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। अच्छा, वो जो अकाउंटिंग फॉर कैश है, यानी कैश बुक, पेटी कैश बुक, स्पेशल जर्नल, वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे एंट्रीज निकल के यहाँ पे लेजर में और जर्नल जर्नल में आ रही होती हैं, तो वो साथ साथ पैरेलल चल रहा होता है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपका जो बड़ा मेन टॉपिक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन एरिया, वो है एडजस्टिंग एंट्रीज। देखें, हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जब आप पूरे साल ट्रांजेक्शन करते हैं तो एरर्स भी होते हैं। और पूरे साल जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप कुछ एडवांस पेमेंट्स भी करते हैं, कुछ पेमेंट्स आप नहीं करते लेकिन एक्सपेंस हो जाता है। जैसे आप ऑफिस आपके पास है और रेंट आपका ड्यू हो गया, आपने पेमेंट नहीं की, तो वो आपका एक्सपेंस आपको बुक करना पड़ता है क्योंकि वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। या आपने एडवांस में रेंट ले लिया है और अभी ईयर एंड आ गया तो आप उतनी ही इनकम बुक करेंगे जितना आपका ईयर एंड तक महीने कंप्लीट हुए हैं। बाकियों को आपको अनअर्न रेंट बुक करना पड़ेगा ताकि ट्रू पिक्चर डिपिक्ट हो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर द स्टेक होल्डर एंड फॉर द रीडर। तो इसलिए एडजस्टिंग एंट्रीज बहुत ज़रूरी हैं, जो आप ईयर एंड पे या हर मंथ एंड पे, जो मंथ अगर हर महीने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हर मंथ एंड पे, अगर आप क्वार्टरली बना रहे हैं या ईयरली बना रहे हैं, हाफ ईयरली बना रहे हैं, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे आपको एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। और उसके बाद फिर आप क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं ईयर एंड पे, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर रिवर्सिंग एंट्रीज आफ्टर द पीरियड एंड, वेदर इट इज मंथ एंड, क्वार्टर एंड, हाफ ईयर एंड और ईयर एंड। आपको खत्म होने के बाद रिवर्सिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं और फिर ईयर एंड के बाद आपको ओपनिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो ये आपकी एक अकाउंटिंग साइकिल है जो हमने पिछली प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस की थी। अच्छा, अब एडजस्टिंग इंट्रीज कैसे पास करते हैं और एडजस्टिंग इंट्रीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया कि द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस से बनाए जाते हैं। ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर टू P&L इनकम स्टेटमेंट एंड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। दैट बैलेंस डज नॉट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन कंसर्न विद द पेंडिंग ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें होंगी जो आउटस्टैंडिंग होंगी, एडवांस होंगी, कोई एरर हो गया होगा, या क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो आपको ईयर एंड पे एज एन एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलें जी, कुछ एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते को समझने की कोशिश करते हैं। कि पहला कॉन्सेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए उनको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी कि जैसे आपने प्रीपेड रेंट पे कर दिया, आपने प्रीपेड इंश्योरेंस पे कर दिया, प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड सैलरीज। तो उनको हम कैसे एडजस्टमेंट उनकी पास करते हैं? जैसे आपने अगर कोई एडवांस में पेमेंट की और उसको इनिशियली एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया, मिसाल के तौर पे आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया या किसी भी चीज़ की एडवांस पेमेंट कर दी, तो एडवांस पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड एट द एंड ऑफ ईयर पार्ट एडवांस पेमेंट विच हैज बीन एक्सपायर्ड और यूज्ड इज ट्रांसफर टू एक्सपेंस अकाउंट। यानी अगर आपने 5,000 रुपये एडवांस दिए 5 महीने के और आपने दिए जनाब मई में, तो आपका ईयर एंड है जून में, तो आपने 5 महीने का एडवांस दिया, तो वो 5 महीने का एडवांस में आपने सिर्फ जो कंज्यूम किया, जो बेनिफिट लिया, वो मई और जून का महीना लिया। तो आपका एक्सपेंस जो होगा वो 2,000 होगा, 3,000 फिर भी आपका प्रीपेड रहेगा, एडवांस रहेगा।
तो at the end of year, adjusting entries pass for the year expired or use expense as under expense debit, prepaid expense credit. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है. मिस्टर अहमद पेड कैश 8,000 on September 1, 2022 for 6 months rent. सही है. He closes his books at 31st December at each year required. At each year, अच्छा required क्या है? Entry to record the cash payment of advance rent on 1st September 2022, adjusting entry on December 31, 2022. मिस्टर अहमद ने 8,000 रुपए कैश पे किया September 1, 2022 को फॉर 6 मंथ्स. 6 मंथ्स का रेंट उन्होंने पे किया है 8,000 रुपीज. इसको 8,000, इसको हम कर लेते हैं 6,000. दिस इज 6,000. अच्छा जी, 6,000 रुपीज उन्होंने रेंट पे किया है 6 महीने का, तो 1 महीने का ऑब्वियसली 1,000 हो गया. इनका ईयर एंड जो है वो होता है 31 दिसंबर पे. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब आपने 1 सितंबर 2022 को ये रेंट पे किया होगा तो आपने क्या एंट्री बनाई होगी? ऑब्वियसली प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, आपका एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, और आपने कैश पे किया, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया, प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट. जब आप ईयर एंड पे आएंगे तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनाएंगे? इसकी एडजस्टिंग एंट्री ऐसे बनाएंगे कि आपने प्रीपेड रेंट में से कितने महीने का रेंट यूटिलाइज कर लिया. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने का एक्सपेंस आपने यूटिलाइज कर लिया, तो आप 4 महीने का एक्सपेंस बुक कर लेंगे. 6,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 = 4,000. तो आपका रेंट एक्सपेंस कितना हो गया? 4,000. और प्रीपेड रेंट कितना हो गया? 4,000. तो जब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपके प्रीपेड रेंट में आ रहा होगा 2,000, यानी आपके प्रीपेड रेंट में इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा 2,000. 2,000 का मतलब ये है कि आपका अभी भी प्रीपेड रेंट बाकी है 2,000 रुपए, जो जुलाई और अगस्त में आप यूज कर सकते हैं. तो आपने जो एंट्री बनानी है, एडजस्टिंग एंट्री, वो ये बनानी है. जो आपकी एडजस्टिंग एंट्री होगी वो होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट 4,000 और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 4,000. तो ये है प्रीपेड के सिनेरियो में. अब अगर अनर्न इनकम है, यानी अनर्न इनकम से मुराद है कि आपने एडवांस में रेंट ले लिया, एडवांस में कमीशन ले लिया, एडवांस में इंटरेस्ट ले लिया, एडवांस में सब्सक्रिप्शन इनकम ले ली, तो वो अनर्न इनकम है. और वो जब अनर्न इनकम आप लेते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं एज ए लायबिलिटी, क्योंकि जब आपको एडवांस में पैसे मिल जाते हैं तो आपकी लायबिलिटी होती है जब तक आप सर्विस या वो कंडीशन फुलफिल ना कर दें जो उसके साथ अटैच थी. तो आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप कैश तो डेबिट करेंगे, लेकिन साथ साथ लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे. लेकिन एट द ईयर एंड फिर आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे. जितना इनकम हो चुका होगा, जितना रियलाइज होगा, उतना कमीशन इनकम को आप क्रेडिट कर लेंगे और अनर्न इन कमीशन इनकम को आप डेबिट कर लेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. ऑन September 1, 2022, मिस्टर नवाज रिसीव 6 months रेंट इन एडवांस इन कैश ₹6,000. His accounting year ends on 31st December each year. Required. Entry for receiving cash, adjusting entry as on December 31st, 2022. 1 सितंबर 2022 को उन्होंने रेंट एडवांस में ले लिया, कैश डेबिट हो गया और अर्न रेंट इनकम क्रेडिट हो गई, लाइबिलिटी हो गई 6,000 1 सितंबर को. लेकिन जब 31 दिसंबर को पहुंचे तो 4 महीने का रेंट इनकी इनकम बन गया, क्योंकि 4 महीने इसमें पास ऑन हो गए और टेनेंट 4 महीने रहा. तो 6,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 = 4,000 रुपीज इनकी इनकम हो गई. ये 6,000 यहाँ पे सही नहीं है, ये है 4,000. तो 4,000 रुपीज डेबिट अर्न रेंट और रेंट इनकम 4,000. तो ऑटोमेटिकली अर्न इनकम में 2,000 रुपये बचेंगे, जो कि 6,000 और 2,000 का डिफरेंस होगा. जैसे पिछली एग्जाम्पल में था कि आपका अर्न रेंट होगा बैलेंस शीट में या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 2,000 रुपये, आपके 4,000 रुपये आपकी इनकम में चले गए, 6,000 रुपये आपने एडवांस में ले लिए थे. ये है अर्न इनकम का कॉन्सेप्ट. अच्छा, एक्रूड एक्सपेंसेस. इसी तरह से एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बेसिकली एक्सपेंस हो चुका होता है और आपने पेमेंट नहीं की होती. इट मींस एक्सपेंसेस पेबल और एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड एंड पेड. इट इज आल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये जहन में रखिएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहलाते हैं.
It is necessary to take these item into books. The adjusting entry for such item would be as follows. जैसे accrued salary है, अब अगर accrued salary लिखा हुआ है तो accrued salary का मतलब है सैलरी एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और सैलरी पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अगर accrued रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रेंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अगर accrued रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है तो accrued इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अगर accrued टैक्सेस लिखे हुए हैं तो टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और टैक्सेस पेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा है एक्रूड इनकम, यानी कि आपको इनकम हो गई पैसे नहीं मिले। इट मींस इनकम रिसीवेबल और इनकम अर्न बट नॉट रिकॉर्डेड एंड रिसीव, इट इज आल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। It is necessary to take these items into the books. The adjusting entry for such item would be as follows। यानी अगर accrued interest income होगी तो interest receivable debit हो जाएगा और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक्रूड रेंट इनकम है यानी रेंट इनकम ड्यू हो गई है मिली नहीं है तो रेंट इनकम रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। इसी तरह से एक्रूड डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड रिसीवेबल या डिविडेंड इनकम रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। और एक्रूड कमीशन इनकम है कमीशन इनकम डेबिट, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। इसी तरीके से जब आप ईयर एंड पे इंटरेस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं तो क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके वेयर हाउस में वो काउंट होता है, वो काउंट करके सेंट्रल वेयर हाउस या स्टोर वाला ऑफिसर आपको बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तो आप उसकी एंट्री एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट और पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन यानी पूरे साल जो एसेट आपने यूज की उनके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ता है। एंट्री में आपको पहले बता चुका हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये आपको बता देगा कि 10% या 20% फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आपने बुक करना है। इसी तरह से एक एंट्री आती है अलाउंस और बैड डेट्स। अलाउंस और बैड डेट का मतलब है कि आप एक प्रोविजन मेंटेन करके रखते हैं कि यार मैंने अगर 50,000 रुपए का क्रेडिट पे माल बेचा है तो हो सकता है कि 10%, 5% लोग मुझे पैसे ना दे, तो उसका प्रोविजन मैं आज ही बुक कर लूँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत। तो बैड डेट्स एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं, अलाउंस और बैड डेट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। और आखिर में जितना भी आपका प्रॉफिट क्रिएट होता है वो प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग में या कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि अगर इंडिविजुअल है जो बिजनेस कर रहा है तो उसके कैपिटल में ये सब अमाउंट चला जाएगा। रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व जो है वो हम नॉर्मली कंपनीज के लिए यूज करते हैं। तो इसके बाद रिवर्सिंग एंट्रीज। अच्छा, रिवर्सिंग एंट्रीज क्या होती हैं? क्योंकि हम बहुत सारा एक्रूअल बुक कर रहे होते हैं, जब हम बहुत सारा एक्रूअल एंट्रीज पास कर रहे होते हैं अपनी बुक्स में, तो वो एक्रूअल एंट्रीज हम फॉर द टाइम बिंग पास करते हैं ताकि आपको रिजल्ट सही मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन होता क्या है कि जब आपने एक एक्रूअल एंट्री पास कर दी, मिसाल के तौर पे आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करके इंश्योरेंस पेबल को क्रेडिट कर दिया, तो जब उसकी इनवॉइस आती है तो फिर आपको वो एंट्री रिवर्स करके दोबारा से इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ता है। तो हम कुछ एंट्रीज जो हैं वो हर मंथ एंड पे या हर आफ्टर पीरियड एंड पे हम उन एंट्रीज को रिवर्स कर देते हैं। और एंट्रीज कौन सी रिवर्स होती हैं? Reverse entries will be dated as first day of the accounting period immediately following the period of the accrual type adjusting entries. In other words, for a company with accounting period which are calendar month, accrual at type adjusting entry dated December 31st will be reversed on 3rd January 1st. अच्छा, कौन सी एंट्रीज रिवर्स होती हैं? रिवर्सिंग एंट्री एज द नेम implies is the exact reverse of adjusting entry. It consists of the accounts and rupees amount as the adjusting entry, but the debit and credits are reversed. Simple, आप जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दें, जो क्रेडिट हुआ उसको रिवर्स कर दें, उसको डेबिट कर दें। एंड द डेट इज द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ओनली दोज एडजस्टिंग एंट्रीज आर रिवर्स in which assets accounts are debited, similarly liabilities account are credited। तो बड़ी सिंपल रूल है, वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी जिसमें आपने एसेट को डेबिट किया है यानी प्रीपेड सप्लाईज एनी इनकम को डेबिट किया है, और या वो एंट्री जिसमें आपने लायबिलिटी को डेबिट किया है क्रेडिट किया है, जैसे कि एक्सपेंस पेबल अनअर्न अनअर्न, वो उसमें आपने अगर क्रेडिट किया तो उसको आप रिवर्स कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। जो आइटम डेबिट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट होगा उसको डेबिट कर देंगे। और ये रिवर्स एंट्री जो है ये इसलिए पास हम करते हैं
क्योंकि ये टेम्परेरी एंट्रीज होती हैं फॉर द ट्रू पिक्चर। फिर एक्चुअल में जब आपके पास इनवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उस वक्त आप एक्चुअल एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए इनको रिवर्स कर दिया जाता है फॉर नेक्स्ट डे पे। तो ये हमने एडजस्टिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। एडजस्टिंग एंट्री में हमने बात की प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने बात की अनर्न इनकम, हमने बात की एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग और कैपिटल अकाउंट, और रिवर्सिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि बात को और हम क्लियर कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग टॉपिक है क्योंकि इसके बाद ही लिंक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हमें और जितना अच्छा हमें ग्रिप आ जाएगी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उतना अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। मैं आप इसकी प्रैक्टिस करें और हम इंशाल्लाह जब इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।